हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशनल टीवी। इस वीडियो में हम गणित शिक्षा की दक्षता तथा शिक्षा शास्त्र यानी कि प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गणित का क्या अर्थ है। तो गणित की जो है बहुत सारी परिभाषाएं हैं। गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है, गणित गणनाओं का विज्ञान है, गणित मापतोल तथा दिशा का विज्ञान है, गणित विज्ञान की क्रमबद्ध संगठित तथा यथार्थ शाखा है, गणित विषय के अंतर्गत मात्रात्मक तथ्यों तथा संबंधों का अध्ययन किया जाता है, गणित तार्किक विचारों का विज्ञान तथा विज्ञान का अमूर्त रूप है, गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का जो है विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय ज्ञान के आयाम का वर्णन करें। तो गणितीय ज्ञान के दो आयाम होते हैं, एक होता है संकलनात्मक जिसको हम जो है अवधारणात्मक भी बोलते हैं, दूसरा है प्रक्रियात्मक या फिर इसको बोलते हैं प्रक्रमणशील ज्ञान। सबसे पहला देखिए संकलनात्मक ज्ञान, जिसको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बोलते हैं। विषय वस्तु के प्रत्ययों नियमों को अच्छे से समझाने वाला तथा संबंधित करने वाला ज्ञान ही संकलनात्मक ज्ञान है। उदाहरण के लिए क्षेत्रफल का मतलब होता है सतह को मापना, जमा का मतलब जोड़, वैकलन मतलब घटाना, सर्वांग समता का मतलब एक दूसरे को पूरी तरीके से ढकने वाली आकृति। दूसरा आयाम है प्रक्रियात्मक नॉलेज या फिर इसको ज्ञान बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोसीड्यूरल नॉलेज। प्रक्रियात्मक ज्ञान से तात्पर्य औपचारिक भाषा या सांकेतिक भाषा का ज्ञान है, नियमों, सूत्रों तथा सवाल हल करने के चरणों का ज्ञान। इसमें केवल प्रश्न हल करने के चरणों का प्रयोग होता है। प्रक्रियात्मक ज्ञान का संकलनात्मक ज्ञान की तरह प्रत्ययों या नियमों की गुणता से कोई संबंध नहीं है, अतः ये सिर्फ समस्या हल करने की प्रक्रिया का ज्ञान है। उदाहरण के लिए एक आयताकार जो खेत है उसकी लंबाई दे रखी है 6 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई 6 गुणा 4 इनकी 24 वर्ग मीटर। इस प्रकार सूत्र का प्रयोग कर सही उत्तर प्राप्त करना प्रक्रियात्मक ज्ञान है। इसमें क्षेत्रफल के प्रत्यय अथवा अर्थ से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, जीन पियाजे की मूर्त जो है संक्रियात्मक अवस्था का वर्णन आपको करना है। देखिए, तो सबसे जिसको बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल रेंज स्टेज, ये होती है 7 साल से 11 साल। इस तीसरी अवस्था में बच्चों के बोधात्मक स्तर का सराहनीय विकास होता है। इस समय में बच्चों की भाषा तथा क्रियात्मक कला का विशेष विकास होता है। इस अवस्था में बच्चे जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। इस अवस्था में गणितीय ज्ञान जैसे क्रमागत करना, समूह बनाना, दो संख्याओं की तुलना करना, एक संख्या के बाद तथा पहले कौन सी संख्या आएगी। इस अवस्था में बच्चे किसी समस्या के दो आयामों या दो पहलू समझने लगते हैं। उदाहरण के लिए एक तरल पदार्थ को एक लंबे बर्तन से दूसरे चौड़े बर्तन में स्थानांतरित करने पर वह समझ सकते हैं कि चौड़ाई अधिक होने के कारण ऊंचाई कम हो गई है, तो तरल की जो मात्रा है अभी भी सेम है यानी कि बराबर है। विकास की इस अवस्था में स्वयं प्राप्त अनुभवों का प्रभाव बच्चे पर अधिक रहेगा, अतः उन्होंने विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा गणित के नए तत्वों से परिचित कराया जाए, जैसे कि पासा, जियोबोर्ड, ज्योमितीय आकारों के टुकड़े, ठोस आकारों की चीजें आदि। शिक्षक के पास ऐसे नए क्रियात्मक विचारों तथा सामान की कमी नहीं है। शिक्षक केवल बाजार से उपलब्ध सामान पर निर्भर नहीं है, वह अपने अनुभव व नए विचारों से कई क्रियात्मक सामान व गतिविधियों का अनुभव बच्चों को दे सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये होती है 11 साल से 15 साल। इस आयु वर्ग में बच्चा पूर्व किशोरावस्था में प्रवेश करता है। इस अवस्था के दौरान विद्यार्थी में से जो है स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति का विकास होता है। इस अवस्था के दौरान विद्यार्थी में क्रियात्मक कौशल का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यांत्रिकी समझ से क्या अभिप्राय है। तो यांत्रिकी, यह समझ यांत्रिकी बार बार करके सीखना या नियम या सूत्र से सीखने से संबंधित है। इसमें बिना कारण जाने नियमों या सूत्रों को लागू कर दिया जाता है। इस प्रकार की समझ से बालक कोई भी परिस्थिति या प्रश्न को सिर्फ सूत्र का प्रयोग करके हल कर देता है, जिससे संकलनात्मक समझ विकसित नहीं होती। इससे जो है संकलनात्मक समझ विकसित नहीं होती। यांत्रिकी समझ, जिसको बोलते हैं हम इंस्ट्रूमेंटल अंडरस्टैंडिंग, सवाल समझने के लिए आसान होती है। कुछ गणितीय विषय वस्तु जैसे भिन्नों का भाग, ऋणात्मक पूर्णांकों की गुणा इत्यादि सूत्र या नियम से समझना आसान है, जबकि संबंधों की समझ के अनुसार समझना कठिन है।
गणित में यांत्रिकी समझ द्वारा सही उत्तर या हल मिलने पर सफलता का एहसास सराहनीय है। इससे विद्यार्थी का आत्मविश्वास बढ़ता है, अतः संबंधों की समझ की अपेक्षा जो है यांत्रिकी समझ में सफलता आसान है। यांत्रिकी समझ के दौरान गणित में कम ज्ञान के आधार पर भी जो है सही हल अर्जित किया जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ओसेबल के गणित संबंधी अधिगम सिद्धांत का वर्णन करें। तो ओसेबल के अनुसार जो है गणित संबंधी अधिगम मापदंड जो है बहुत प्रकार से हैं। पहला है विद्यार्थी प्रश्न पूछने, उत्तर खोजने या हल निकालने के लिए गणितीय विवेचना का प्रयोग करते हैं। दूसरा है विद्यार्थी उचित तकनीक द्वारा जानकारी प्राप्त करते हैं, प्रयोग करते हैं तथा रूपांतरित करते हैं। तीसरा है विद्यार्थी गणित की चर्चा द्वारा विभिन्न विषय वस्तुओं के प्रश्न हल करके दैनिक जीवन से गणित को संबंधित करके गणित विषय को समझने तथा आत्मविश्वास पाते हैं। विद्यार्थी गणित विज्ञान तकनीकी के नियमों को संबंधित कर अधिगम करते हैं, यानी कि लर्निंग करते हैं। विद्यार्थी गणित विज्ञान तथा तकनीकी को वास्तविक जीवन की समस्याओं से संबंधित कर हल खोजते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहा है, ब्रूनर के अनुसार अधिगम की प्रक्रियाओं का आपको वर्णन करना है। तो ब्रूनर के अनुसार अधिगम की 3 प्रक्रियाएं होती हैं। पहली है व्यवस्थापित करने की अवस्था, दूसरा है मूर्तिगत अवस्था, तीसरा है सांकेतिक अवस्था। अब इनको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले देखिए व्यवस्थापित करने की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे खुद द्वारा की जा रही क्रियाओं से अधिगम प्राप्त करते हैं। वास्तविक वस्तुओं या परिस्थितियों द्वारा बच्चे ज्ञान अर्जित करते हैं। इस अवस्था में कल्पना का कोई स्थान नहीं है। कोई ठोस वस्तु, वास्तविक परिस्थिति या क्रियाएं ही अधिगम का साधन है। सेकंड है मूर्तिगत अवस्था। इस अवस्था में चित्रों, आकृतियों या काल्पनिक दृष्टिगत द्वारा प्रस्तुतिकरण से अधिगम प्राप्त किया जाता है। तीसरा है सांकेतिक अवस्था। इस अवस्था में चिन्हों, संकेतों का प्रयोग होता है। बच्चे विभिन्न वस्तुओं, परिस्थितियों के लिए विभिन्न चिन्हों का प्रयोग करते हैं और समझते हैं। वास्तविक वस्तुओं या परिस्थितियों की चर्चा किए बिना बच्चे मौखिक संकेत या चिन्ह तथा अंकविधियाँ समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है विगोत्स्काय के अनुसार मूल्यांकन प्रणाली कैसी होनी चाहिए। तो बोधात्मक बदलाव को व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों पहलुओं से प्रभावित माना जाता है, अतः इसके मूल्यांकन के लिए विगोत्स्काय ने रोचक मापदंड बनाए हैं। उनके अनुसार बच्चे को कोई कार्य देकर यह जांचना कि वह कितना ठीक या गलत करता है के साथ साथ उसे यह अवलोकन करना चाहिए कि इस कार्य को पूर्ण करने के लिए वह कितनी और किस प्रकार की सहायता लेता है। इसे न केवल बच्चे का बल्कि शिक्षक एवं शिक्षण अवस्था का मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन कार्य एवं परिणाम एकदम स्पष्ट एवं पारदर्शी होने चाहिए। क्रियात्मक कार्य के विषय चयन अधिकार बच्चों को एकदम स्पष्ट एवं पारदर्शी होने चाहिए। क्रियात्मक कार्य के विषय चयन अधिकार बच्चों को देने चाहिए। विद्यार्थी समय समय पर स्वमूल्यांकन कर पाएँ, ऐसा प्रावधान भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्ट का जीवन परिचय लिखिए। तो आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में लिखा है कि उन्होंने इस ग्रंथ की रचना कलयुग के 3600 वर्ष बीत जाने के बाद की और इसे लिखते समय उनकी आयु 23 वर्ष है। 23 वर्ष थी। भारतीय कैलेंडर के अनुसार कलयुग की शुरुआत 3101 ईसा पूर्व को हुई थी। इसका मतलब आर्यभट्ट का जन्म जो है 776 ईस्वी में हुआ था। इस तरह से आर्यभट्ट अपने जन्म काल की सुस्पष्ट सूचना देने वाले भारत के पहले वैज्ञानिक थे। भले ही उनके जन्म काल के बारे में स्पष्ट जानकारी थी, पर उनके जन्म स्थान के बारे में विवाद है। इतिहासकारों के अनुसार उनका जन्म या तो पटना में हुआ था या फिर महाराष्ट्र में। भले ही उनके जन्म स्थान के बारे में विवाद हो, पर सभी इतिहासकार इस बात से सहमत है कि उन्होंने ग्रंथ आर्यभट्टी से प्रभावित होकर राजा ब्रह्मगुप्त ने उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख बनाया था। गौरतलब है कि उनके ग्रंथ आर्यभट्टी के टीकाकारों एवं अन्य पूर्ववर्ती ज्योतिषियों ने उन्हें आर्यभट्ट नाम से ही संबोधित किया। अब उनकी रचनाओं के बारे में जो है बात करते हैं तो उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। इतिहासकार मानते हैं कि आर्यभट्ट ने कई ग्रंथों की रचना की है, परंतु वर्तमान समय में उनके 4 ग्रंथ हैं जो कि उपलब्ध हैं। आर्यभट्टीय, 10 गीतिका, नेक्स्ट है तंत्र तथा आर्यभट्ट सिद्धांत। आर्यभट्ट सिद्धांत ग्रंथ पूरा उपलब्ध नहीं है, उनके केवल जो है 34 श्लोक ही ज्ञात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। आर्यभट्ट का गणित व खगोल विज्ञान में योगदान बताएं। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि की लंबाई 39,968.05 किलोमीटर बताई थी, जो कि असल में 40,075.01 किलोमीटर थी, जो कि रियल से बस 0.2% कम।
आर्यभट्ट ने वायुमंडल का जो है ऊंचाई 80 किलोमीटर बताई थी। असल में वायुमंडल की ऊंचाई 1600 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, परंतु इसका 99% जो हिस्सा है वो 80 किलोमीटर तक ही सीमित है। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट ने सूर्य से ग्रहों की दूरी के बारे में बताया, वह वर्तमान मान से जो है मिलता जुलता है। आर्यभट्ट ने तारों से सापेक्ष पृथ्वी के घूमने की गति को मापकर बताया कि एक दिन की लंबाई लगभग 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड होती है, जो कि असल से केवल 0.8 से सेकंड कम है। आर्यभट्ट ने पाई का मान 0.4 अंकों तक 3.1416 तक सही बताया था। आर्यभट्ट ने ही त्रिकोणमिति के साइन और कोसाइन की खोज की थी। आर्यभट्ट ने इसे ज्या और कोज्या कहा है। आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टी में विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना का विस्तार से वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मगुप्त का जीवन परिचय लिखिए व सूत्र का वर्णन कीजिए। उन्होंने एक सूत्र दिया था। तो जो है, ब्रह्मगुप्त आबू पर्वत तथा लूनी नदी के बीच स्थित भीनमाल गांव नामक गांव के निवासी थे। इनके पिता का नाम जिष्णु था, जिनका जन्म 1598 में हुआ था। इन्होंने प्राचीन ब्रह्मपिता महासिद्धांत के आधार पर जो है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत तथा खंड खाद्यक नामक ग्रंथ लिखे, जिनका अनुवाद अरबी भाषा में अनुमानतः जो है खलीफा मंसूर के समय सिंध, हिंद और अल अकरंद के नाम से हुआ। इनका एक ग्रंथ ध्यान ग्रहोपदेश नाम का भी था। इस ग्रंथ में कुछ परिणामों का विश्व गणित में अपूर्व स्थान है। आचार्य ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान राज्य के भीनमाल शहर में ईस्वी 1598 में होने के कारण इन्हें भीलमाला आचार्य के नाम से भी जो कई जगहों पर उल्लेखित किया गया। ब्रह्मगुप्त के सूत्र का बात करें तो इन्होंने जो है चक्रीय चतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला दिया है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? एक सर्कल के अंदर जो हम ये चतुर्भुज बनाते हैं, इसके अंदर ये चतुर्भुज एक ऐसा भी हो सकता है जिसकी चारों भुजाएं, जो इसके चारों जो पॉइंट है ये सर्कल को टच करते हैं। इन्होंने दो फार्मूले दिए हैं। एक तो लगभग दिया है कि अप्रोक्सीमेट फार्मूला क्या होगा, तो इसकी एक साइड को P मान लेते हैं, एक को हमने मान लिया यहाँ पे S, एक को R और एक को Q। एक इसने सन्निकट मान दिया है एरिया निकालने का, क्या? P + R = 2 गुणा में Q + में S = में 2। ये तो इसका सन्निकट मान है, यानी कि क्षेत्रफल निकालने का लगभग अप्रोक्सीमेट मान। एक फार्मूला जो इन्होंने एग्जैक्ट दिया है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट है, यानी कि सेम टू सेम है। ये क्या होगा? T - P, फिर T - Q, T - R और T - S और उस पूरे का वर्गमूल। अब ये T क्या है मैं बता देता हूँ। T है ये जो टोटल सभी साइडें हैं P, Q, R, S, इन सभी को जोड़ के आधा करना, यानी कि टोटल जो परिमाप है इसका आधा परिमाप को बोलते हैं हम T। P + Q + R + S की जो भी वैल्यू आएगी उसको आधा कर देंगे तो किसकी वैल्यू है? T की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भास्कराचार्य का जीवन परिचय व गणित के क्षेत्र में योगदान बताइए। तो भास्कराचार्य के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है, कुछ जानकारी उनके श्लोकों से मिलती है। गोलाध्याय प्रश्नाध्याय के श्लोक 58 से स्पष्ट है कि भास्कराचार्य का जन्म शक संवत 1036 अर्थात ईस्वी संख्या 1114 में हुआ था। उन्होंने 36 वर्ष की आयु में शक संवत 1072 अर्थात ईस्वी संख्या 1150 में लीलावती की रचना की थी। पुनः गोलाध्याय प्रश्नाध्याय के श्लोक 61 के अनुसार भास्कराचार्य जो है सांडिल्य गोत्र के थे और महाराष्ट्र के सह्याद्री क्षेत्र के तत्कालीन जो है विजलवीड नाम के स्थान के निवासी थे। लेकिन विद्वान इस विजलवीड को भौगोलिक स्थिति की जो है प्रमाणिक निर्धारण नहीं कर पाए हैं। डॉक्टर बाहू दाजी ने महाराष्ट्र के 40 गांवों से करीब 16 किलोमीटर दूर पाटन गांव के एक मंदिर में एक शिलालेख की खोज की थी। इस शिलालेख के अनुसार भास्कराचार्य के पिता का नाम महेश्वर था और उन्हीं से उन्होंने गणित, ज्योतिष, वेद, काव्य, व्याकरण आदि की शिक्षा प्राप्त की थी। यदि इनके जो गणित में योगदान की बात करें तो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञों में गणितीय ग्रंथ लीलावती के रचयिता भास्कराचार्य का महत्वपूर्ण स्थान है। लीलावती वास्तव में भास्कराचार्य रचित ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि का ही एक भाग है। यह ग्रंथ गणित और ज्योतिष विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और यह संस्कृत भाषा के काव्यात्मक शैली में श्लोकबद्ध है। इस ग्रंथ में वर्णित नियमों की व्याख्या करने के लिए भास्कराचार्य ने गद्य शैली में वासना नामक एक ग्रंथ लिखा। सिद्धांत शिरोमणि के 4 भाग हैं: लीलावती, बीजगणित, गोलाध्याय और गृह गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय कक्ष में संप्रेषण की भाषा का आपको महत्व बताना है। तो देखिए,
हाल के दिनों में शिक्षण में संप्रेषण का मतलब क्या होता है? कक्षा में शिक्षण के दौरान प्रयोग की गई भाषा को ही संप्रेषण बोलते हैं। तो हाल ही के दिनों में शिक्षण में संप्रेषण का नवीन रूप स्पष्ट दिखाई देता है। कक्षा में संप्रेषण आवश्यक है क्योंकि वह वैचारिक योग्यता को विकसित करता है, इसलिए गणित शिक्षण में भी उचित भाषा का प्रयोग का अपना महत्व है। आमतौर पर गणित विषय में भाषा को नज़रअंदाज किया जाता है और यह मानते हैं कि यह एकमात्र एक तकनीकी विषय है, रचनात्मक नहीं है और इसमें भाषा का इतना विशेष महत्व नहीं है। हालांकि यह सोच क्रिया आधारित शिक्षण आयाम के चलते बदलाव अनुभव कर रही है, जो कक्षा में संप्रेषण के जरिए लाया जा सकता है। पहले प्राथमिक स्तर से ही गणित शिक्षण राष्ट्रीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में किया जाता था, परंतु समय समय के साथ संप्रेषण की भाषा में बदलाव किया गया। नेक्स्ट बदलाव किया आया। हमारे सांस्कृतिक परिवेश में जहाँ पहले प्राथमिक स्तर में ही जो गणित शिक्षण राष्ट्रीय भाषा का या क्षेत्रीय भाषा में किया जाता था, परंतु समय के साथ साथ संप्रेषण की भाषा में बदलाव आया और हमारे जो है सामाजिक परिवेश में जहाँ प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षण अधिगम चल रहा है, पब्लिक स्कूल संस्कृति का विकास हो रहा है, वहाँ पर गणित को प्राथमिक स्तर से अंग्रेजी भाषा में पढ़ाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी संप्रेषण का सर्वाधिक उपयुक्त भाषा है, जो कि गणित शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर से लागू की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लैंग्वेज यूजर्स के लिए भाषा व इसके परिणाम का वर्णन कीजिए। जिन देशों में अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है, वहीं पर शिक्षण एवं अधिगम परिस्थितियां अलग होती हैं। अधिकतर समय वे बड़ी समस्या को अनुदित करने का तरीका ढूंढते हैं और बालक उम्मीद करते हैं कि समस्या का हल अध्यापक स्वयं करते। बच्चों के प्रदर्शन में सबसे अहम कारण बच्चों की समस्या को न समझ पाना है। अधिकतर अध्यापक शिक्षण के दौरान कुछ सांकेतिक शब्दावली का प्रयोग करते हैं, जो बालक को पूर्ण रूप से परेशान करती है। अध्यापक की प्रवृत्ति होती है कि वह सीधा समाधान बताता है और बालक के द्वारा किए गए तर्क या प्रश्न की ओर ध्यान नहीं देता। इसलिए समाधान मिलने पर बालक कभी कभार ही प्रश्न करता है और वह अध्यापक द्वारा दिए गए प्रश्न का एक शब्द में उत्तर देता है और अध्यापक भी ऐसा जवाब पाकर खुश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? आपको बताना है कि शिक्षण से क्या अभिप्राय है, इसकी आपको डेफिनेशन देनी है। शिक्षण ऐसा संबंध, देखो रायबरन का विचार, रायबरन ने क्या कहा था कि शिक्षण ऐसा संबंध है जो बच्चे को अपनी सभी शक्तियों के विकास की ओर अग्रसर करता है। नेक्स्ट जो है ब्रूबेकर का विचार है कि शिक्षण किसी स्थिति का ऐसा प्रबंध एवं परिचालन है जिसमें खामियां यानी कि अधूरापन एवं रुकावटें विद्यमान रहती हैं, जिन्हें व्यक्ति दूर करना चाहता है। ऐसा करते हुए वह सीखता है। शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इस त्रिकोणीय प्रक्रिया के अंतर संबंधित 3 कोण होते हैं। एक होता है अध्यापक, दूसरा विद्यार्थी, तीसरा विषय वस्तु। शिक्षण ऐसी प्रक्रिया जिसमें अध्यापक, विद्यार्थी तथा पाठ्यक्रम यानी कि विषय वस्तु का किसी पूर्व लक्षित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो है विधिवत गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अधिगम का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 15। तो अधिगम को परिवर्तन, सुधार, विकास, उन्नति तथा समायोजन में तुल्य माना जाता है। यह केवल स्कूल की शिक्षा, साइकिल चलाने, पढ़ने या टाइप करने तक सीमित नहीं, बल्कि यह एक विशाल शब्द है जिसकी व्यक्ति पर गहरी छाप या प्रभाव पड़ता है। क्रो का विचार, अधिगम के अंतर्गत आदतें, ज्ञान तथा व्यवहार का ग्रहण करना आ जाता है। स्किनर का विचार, अधिगम में प्राप्ति तथा धारण करने की शक्ति शामिल होती है। किंग्सले तथा गैरी का विचार, अधिगम ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार का अभ्यास अथवा प्रशिक्षण द्वारा जन्म होता है या इसमें परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। शिक्षण एवं अधिगम में क्या संबंध है? तो शिक्षण और अधिगम एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये एक दूसरे के अनुपूरक भी हैं, अनुवर्धक भी है। नेक्स्ट, शिक्षण के कारण बच्चे अधिगम करते हैं। शिक्षण अधिगम की उद्दीपक एवं निर्देशित करता है। यह विद्यार्थियों में जो है प्रभावशाली समायोजन का जो योग्यता का विकास करता है। अधिगम वस्तुतः समायोजन का दूसरा नाम है। शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी की क्रियाओं का निर्देशन एवं संवेगों का प्रशिक्षण होता है, जिससे अधिगम का विकास होता है। अतः अच्छे शिक्षण का अर्थ है ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम होना। इसलिए शिक्षण को शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया का केंद्रीय बिंदु मानना चाहिए और अधिगम को जो है शिक्षण का केंद्रीय उद्देश्य मानना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। शिक्षण के अधिगम से संबंधित करने के क्या कारण है? तो पहला है प्रभावशाली कारण, दूसरा है शिक्षण के लक्ष्यों की प्राप्ति, तीसरा है प्रभावशाली अधिगम, चौथा है शिक्षण नीतियाँ और पांचवा है प्रभावशाली अध्यापक। क्वेश्चन नंबर 18 है शिक्षण की वार्षिक योजना का वर्णन करें। तो वार्षिक योजना पर पाठ्य योजना निर्भर करती है। पूरे वर्ष का पाठ्यक्रम सत्र अनुसार विभाजित किया जाता है। सत्र का पाठ्यक्रम माह अनुसार विभाजित किया जाता है, फिर माह का पाठ्यक्रम सप्ताह के अनुसार विभाजित किया जाता है। किसी विशिष्ट कक्षा के लिए गणित शिक्षण का वार्षिक नियोजन निम्नलिखित पर निर्भर करता है। सबसे पहले देखिए, निर्धारित पाठ्यक्रम पर भी निर्भर करता है, शिक्षण उद्देश्य पर भी, शिक्षण हेतु प्रत्ययों का विवरण पर प्रदत्त योग्य अधिगम अनुभव, और लास्ट है उपलब्ध साधन तथा अधिगम वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण की इकाई योजना का वर्णन करें। शिक्षण की इकाई योजना का आपको वर्णन करना है। तो किसी कक्षा का संपूर्ण गणित पाठ्यक्रम इकाइयों में विभाजित होता है। प्रत्येक इकाई समान परिवार के पाठ या विवरण से बनती है, जैसे कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भिन्न तथा दशमलव संख्या पत्ती इकाई का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है आधारभूत ज्योमिति विचार, त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वर्गों के गुणों या फिर ज्योमिति का इकाई बनाते हैं। ये सभी किसका इकाई बनाते हैं? ज्योमिति का। अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि, साधारण ब्याज, ये वास्तविक जीवन में गणित इकाई बनाते हैं। कोणों की रचना, समांतर तथा लंब रेखाओं की रचना, त्रिभुजों की रचना में रचना इकाई बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। पाठ योजना का क्या महत्व है? आपको बताना पाठ योजना क्या महत्व है। तो पाठ योजना प्रभावशाली शिक्षण का आधार है। पाठ योजना प्राप्त करने वाले उद्देश्यों के कथन स्पष्ट कराती है कि क्यों पढ़ाएं। तीसरा है पाठ योजना शिक्षण के लिए नियोजित कार्यशैली का विवरण बताती है कि क्या पढ़ाएं। चौथा है यह कक्षा में प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट साधनों एवं गतिविधियों की जानकारी देती है कि कैसे पढ़ाएं। पांचवा, शिक्षक अपनी कक्षा के लिए दृश्य कल्पना को ध्यान में रखकर पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं। छठा है यह शिक्षक के ज्ञान एवं शिक्षण क्षमता को बढ़ाती है। सातवां है अधिगम को प्राप्त करने में यह शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों का समय बचाती है। आठवां है कक्षा के लिए आवश्यक शिक्षण सामग्री व्यवस्थित करने के लिए यह अध्यापक का मार्गदर्शन करती है। नौवां है विद्यार्थियों की आयु एवं सत्र के अनुरूप शिक्षण व्यवस्थित करने में यह अध्यापक की मदद करती है। 10वां है एक अच्छी पाठ्य योजना कक्षा को जीवंत एवं रोचक बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। गणित में क्रियात्मकता का वर्णन कीजिए। तो गणित में क्रियात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स उत्पन्न करने की क्षमता को क्रियात्मकता कहते हैं। इसमें काल्पनिक या वास्तविक विचारों का प्रयोग होता है। नए प्रयोग करना, नवीन संबंध स्थापित करना, चुनौती स्वीकार करना तथा स्वप्रयत्न द्वारा हल योजना क्रियात्मक है। आमतौर पर क्रियात्मकता शब्द का प्रयोग कला, नाच, गाना, चित्रकला आदि के लिए होता है। चित्रकला अथवा गणित संरचना अथवा धुन आदि में क्रियात्मकता की प्रशंसा अनेक बार होती है। क्या आपने अभी गणितीय तथ्य अथवा सूत्र को सराहा है? प्रत्येक गणितीय नियम अथवा क्रियात्मक विचारधारा का परिणाम है। शिक्षण की पौराणिक विधियां गणित को एक उदासीन विषय का रूप देती है। गणित शिक्षण में क्रियात्मकता को पहचान कर तथा बढ़ावा देकर ऐसे विचारों में बदलाव लाया जा सकता है। नेक्स्ट है NCERT 2006 द्वारा स्थापित दस्तावेजों के अनुसार गणित शिक्षण एवं अधिगम को अनेक विधियों से कराया जाना चाहिए, जिससे कि एक एल्गोरिथम द्वारा एक सही उत्तर प्राप्त करने के लिए अन्याय से विद्यालयी गणित को मुक्त किया जा सके। इसका केंद्रीयकरण गणित को आनंदमय एवं चुनौतीपूर्ण बनाना है। यह समस्या समाधान, अनुमान, समुचित उपयोगिता, प्रतिरूपों का उपयोग, प्रतिवेदन तथा गणितीय संप्रेषण की गतिविधि आधारित प्रक्रियाओं द्वारा स्थापित किया जाता है, जो गणित का जो डर है दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। गणित प्रदर्शनी तथा भ्रमण से आपका क्या अभिप्राय है? वर्ष में कम से कम एक बार गणित प्रदर्शनी का आयोजन होना चाहिए। यह विद्यार्थियों गणित सभा के सदस्यों द्वारा व्यवस्थित होनी चाहिए। प्रदर्शनी करने के लिए सामग्री या प्रतिरूप तैयार करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें शिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन किया जा सकता है, परंतु उन्हें स्वयं इस पर कार्य करना चाहिए। अधिगम से जुड़े भ्रमण विद्यार्थियों के लिए वरदान है। भ्रमण स्थान की संरचना या स्थान या
प्रतिरूप में प्रयुक्त गणितीय सिद्धांतों को शिक्षक द्वारा समझाया जाना चाहिए। वास्तव में भ्रमण के लिए नियोजित स्थान ऐसा होना चाहिए जहां वह गणित संबंधी कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें। भ्रमण द्वारा अधिगम का अनुभव आनंददायक होता है। ऐसे अनुभव एक अमिट छाप छोड़ते हैं और विद्यार्थियों को गणित अधिगम की ओर प्रेरित करते हैं। प्रदर्शनी में दर्शक के रूप में भी विद्यार्थियों को कक्षा में सीखे गए गणितीय सिद्धांतों के बारे में अधिक अधिगम का जो है अवसर मिलता है। इससे विषय के प्रति उनमें रुचि और उत्साह जो है उत्सुकता जागृत हो सकती है। गणितीय प्रदर्शनी व भ्रमण में सभी लोगों का आनंददायक अनुभव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणित शिक्षण की समस्याओं के बारे में आप क्या जानते हैं? गणित शिक्षण के दौरान कई कारकों के प्रभाव के कारण छात्रों में इस विषय का अधिगम समाप्त जो है पर्याप्त ढंग से नहीं हो पाता है और वे गणित में पीछे जो है रह जाते हैं। जैसे शिक्षण के दौरान कई बार समझ में न आने के कारण बालक का ध्यान इधर उधर चला जाता है। ऐसे कई कारण हैं जो गणित शिक्षण की प्रक्रिया में जो है व्यवधान पैदा करते हैं। अध्यापन प्रक्रिया को सुगम एवं जो है सुरुचिपूर्ण बनाना अध्यापकों एवं अभिभावकों का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। अध्यापक अधिगम प्रक्रिया में सीखने वालों यानी कि विद्यार्थियों की भूमिका मुख्य होती है। इसके साथ ही शिक्षक का ज्ञान कौशल, अपनी बात को करने का ढंग, छात्रों के साथ व्यवहार आदि कारण भी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इन सभी कारकों पर यदि समुचित ध्यान नहीं दिया जाए तो शिक्षक प्रक्रिया में जो है समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। संख्या के बारे में आप क्या जानते हैं कि संख्या क्या है? आपने बहुत बार सुना होगा संख्याओं के बारे में, जिनको हम बोलते हैं नंबर्स। तो नंबर क्या होते हैं जिनको हम जो है 1 2 3 4 इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक होता है संख्या जिसको नंबर बोलते हैं, दूसरा होता है संख्यांक जिसको हम न्यूमरल बोलते हैं, एक होती है डिजिट जिसको हम अंक बोलते हैं। सबसे पहले नंबर्स यानी संख्या क्या होती हैं? संख्या को शब्दों में लिखने की प्रक्रिया संख्या कहलाती है। यदि संख्यांक है उनको शब्दों में लिखना है तो उसको क्या कहते हैं? संख्या। जैसे संख्या 3 का जो संख्या है हम उसको 3 बोलते हैं। जैसे लिखते उसको 3 है ऐसे लिखते हैं, लेकिन उसको बोलते क्या है हिंदी में 3। दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों जैसे कि अंकों में जो का अर्थ संख्या है और शब्दों में अर्थ लिखना हो तो नंबर। यदि शब्दों में लिखना है तो उसको नंबर बोलते हैं, यदि उनको अंकों में लिखना है तो उसको न्यूमरल्स बोलते हैं। दूसरे यदि हम बात करें न्यूमरल्स तो संख्याओं के चिन्हों तथा संकेतों को संख्यांक या न्यूमरल बोलते हैं। जैसे कि 1 को हम 1 लिखते हैं, जैसे हिंदी में जो 1 है उसको बोलते हैं क्या, लिखते क्या है 1। यानी कि अगर हम बात करें इनमें, यदि यहाँ पे बात करें नंबरों को, अगर 1 लिखना है तो ये संख्या है, अगर 1 ये इस तरीके से अगर 1 लिखते हैं तो ये क्या है न्यूमरल यानी कि संख्यांक। नेक्स्ट यदि हम बात करें किसकी, डिजिट की, अंक यानी कि जो अंक 0 से लेकर 9 तक जो अंक होते हैं इनको हम बोलते हैं डिजिट। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 8 9 तक इनको हम डिजिट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय मान से आपका क्या अभिप्राय है? स्थानीय मान जैसे मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ 7 9 5 3 4, तो स्थानीय जिसको हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं, किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान के कारण होता है उसे स्थानीय मान कहते हैं। स्थानीय मान ज्ञात करने किसी संख्या में प्रयोग होने वाले प्रत्येक अंक के ऊपर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लिख देते हैं। जिस अंक के ऊपर जो लिखा जाता है वह अंक का स्थानीय मान होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 4 का स्थानीय मान क्या होगा 4। 3 की यदि हम बात करें तो 3 लिखेंगे, उसके आगे डिजिट लिखेंगे 1 यानी कि 0, तो इसका जो स्थानीय मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 30। 5 की बात करें तो 500, 9 की बात करें तो 9,000, 7 की बात करें तो 70,000, ये क्या हो जाएंगे इनके स्थानीय मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भिन्न से आपका क्या अभिप्राय है, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। तो पूर्ण वस्तु के किसी भाग को प्रदर्शित करने वाली संख्या को भिन्न कहते हैं। पूर्ण वस्तु के जितने बराबर भाग होते हैं उसे भिन्न का हर कहते हैं। पूर्ण वस्तु के बराबर किए गए भागों में जितने भाग उसमें लेते हैं उन्हें भिन्न का अंश कहते हैं। भिन्न को किस तरीके से हम लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं हम क्या लिखते हैं अंश। जैसे कोई भी एक संख्या है आपने देखे होंगे, जैसे 2/3, 2/3, 5/7, ये क्या है भिन्न। यानी कि ऊपर तो हम क्या लिखते हैं अंश, नीचे क्या लिखते हैं हर, इसको हम क्या बोलते हैं भिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंकड़े किसे कहते हैं? आपने बहुत बार सुना होगा जिसको हम बोलते हैं डाटा यानी कि आंकड़े, इन्फॉर्मेशन। आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह है जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। अंग्रेजी शब्द डाटा के लिए हिंदी में आंकड़ों या प्रदत्त शब्द का प्रयोग है जिसको हम इंग्लिश में डाटा बोलते हैं। इससे स्पष्ट है कि डाटा सदैव हमेशा बहुवचन होता है।
एक वचन में नहीं होता। अतः विस्तृत अर्थ में इस शब्द को किसी समूह अथवा परिस्थिति का वर्णन करने वाले तथ्यों के लिए प्रयोग में लिया जाता है, लेकिन विशेष अर्थ में इसका प्रयोग सामान्यतः ऊंचाई, भार तथा उपलब्धि एवं बुद्धि परीक्षणों आदि के मापन संबंधी आंकिक तथ्यों के लिए किया जाता है। आंकड़े के कितने प्रकार होते हैं? आंकड़े के दो होते हैं, एक होता है प्राथमिक, दूसरा गौण आंकड़े यानी कि सेकेंडरी। प्राथमिक आंकड़े की बात करें, प्राइमरी आंकड़े सामान्य रूप से या किसी सर्वे के माध्यम से प्राप्त आंकड़े को प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। इन्हें जो है अध्ययनकर्ता को स्वयं एकत्रित करना पड़ता है। दूसरा गौण आंकड़े, सेकेंडरी आंकड़े, ये वे आंकड़े होते हैं जो अध्ययनकर्ता को स्वयं तुरंत एकत्रित नहीं करने, ये आंकड़े जो है पूर्व से ही एकत्रित किए जाते हैं और इनका किसी अध्ययन के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, लंबाई के मात्रक बताइए। तो लंबाई के मात्रक होते हैं, देखो, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले किलोमीटर, फिर उसके बाद आपका हेक्टोमीटर, उसके बाद डेकामीटर, फिर मीटर, फिर डेसीमीटर, फिर होता है उसके बाद सेंटीमीटर, फिर लास्ट में मिलीमीटर। ये लंबाई के जो मात्रक होते हैं। यदि मुझे किलोमीटर से हेक्टोमीटर में बदलना है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। हेक्टोमीटर से डेकामीटर में बदलना है 10 से मल्टीप्लाई। अगर मैं इस साइड जाता हूँ तो 10 10 है, लेकिन मुझे अगर किलोमीटर को डायरेक्ट डेकामीटर में बदलना है तो मैं डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। यदि मुझे मीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो यहाँ पे गैप देखेंगे, 1 2 3 गैप है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा। इसका अगर उल्टा चलते हैं, मुझे मिलीमीटर से अगर मुझे डेकामीटर में बदलना है तो यहाँ पे काउंट कर लें कितनी गैप है, 1 2 3 4 गैप है, तो इसको मैं आपके बाद डिवाइड करूँगा कितने से, 10,000 से। यदि बड़ी यूनिट से छोटी में जाते हैं, क्योंकि इधर वाली यूनिट क्या है, लार्ज, और ये क्या है, इस साइड यूनिट स्मॉल। अगर बड़ी यूनिट से छोटी में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर उल्टा आएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान के मात्रक बताइए। द्रव्यमान को बोलते हैं मास। तो इसकी जो ये मात्रक होते हैं, किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। सेम वही है। अगर मैं इस साइड अगर जाता हूँ तो मल्टीप्लाई करूँगा, उल्टा आता हूँ तो डिवाइड करूँगा। हर एक के बीच में जो भी गैप है उसको 10 मानते हैं, यानी कि अगर इनके बीच में गैप है तो इनका 10 10 का गैप मान के चलेंगे इनके बीच में। अगर मैं किलोग्राम से डायरेक्ट सेंटीग्राम में जाता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे 10 1 2 3 4 5 10 है, तो इसको 5 10 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि 1 लाख से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेंटीग्राम से उल्टा किलोग्राम में आता हूँ तो मैं डिवाइड कर लूँगा 1 लाख से। बड़ी यूनिट से छोटी में जाएंगे मल्टीप्लाई, छोटी से बड़ी में आएंगे तो डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारिता। धारिता क्या होती है, इसकी जो है मात्रक आपको बताने हैं। धारिता का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, कैपेसिटी बोलते हैं इसको। तो धारिता के जो आपको बतानी है, देखिए इसके होते हैं सबसे पहले यहाँ पे किलो लीटर, फिर डेका लीटर, फिर यहाँ पे आपका किलोलीटर, किलोलीटर के बाद आपका आएगा हेक्टा लीटर, फिर डेका लीटर, फिर लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, फिर लास्ट में मिली लीटर। इधर से अगर इस साइड जाएंगे बड़ी से छोटी में तो मल्टीप्लाई, उल्टा आएंगे तो डिवाइड। हर एक के बीच का गैप मैंने आपको बता दिया, 10 10 का जो ही गैप होता है, हर एक के बीच में जो 10 10 का गैप होता है। अगर मुझे हेक्टालीटर से सेंटीलीटर में जाना है तो यहाँ पे 10 काउंट करूँगा, 1 2 3 4, तो मैं बड़ी से छोटी में गया हूँ तो इसको 10,000 से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। लेकिन अगर मैं उल्टा आता हूँ सेंटीलीटर से डेकालीटर में तो यहाँ पे 1 2 3 10 है, तो डिवाइड कर दूंगा इसको 1000 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय के मात्रक बताइए। सभी को पता होगा समय के मात्रक क्या होते हैं। देखो सबसे पहले सेकंड, फिर मिनट, घंटे, दिन, महीने, फिर उसके बाद साल, फिर दशक, फिर शताब्दी, इस तरीके से होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सेकंड। सबसे पहले सेकंड होती है, उसके बाद फिर मिनट, फिर उसके बाद घंटे, फिर उसके बाद दिन। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक जो सबसे बड़ी सी यूनिट में लेके चलते हैं। देखो सबसे पहले शताब्दी में लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना ये 31, शताब्दी की बात करते हैं। शताब्दी में याद रखना आपको 100 साल होते हैं, 100 साल। एक शताब्दी में 100 साल होते हैं। एक शताब्दी में आप याद रखना 100 साल। यदि हम बात करें एक दशक, तो एक दशक में आपके 10 साल होते हैं। एक दशक में जो है 10 साल होते हैं, 10 सालों को जो है एक दशक बोलते हैं। एक साल की बात करें तो एक साल में 365 दिन होते हैं, कई बार 366 भी हो जाते हैं, जो कि 365 दिन आपको याद रखना है किस में होते हैं, लीप ईयर में 366 होते हैं। वैसे 365 जो दिन हमें लिखा है, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, एक दिन जो है फरवरी के दिन ज़्यादा की होती है, लेकिन आपको याद रखना 365 नॉर्मली।
फिर हम बात करें एक साल में 365 दिन। अगर एक साल में महीने की बात करें तो एक साल में जो है 12 मंथ होते हैं, 12 महीने। फिर हम बात कर लेते हैं एक मंथ में कितने वो होते हैं, मैं हिंदी में लिख देता हूँ। एक महीने में बात करें तो 30 दिन भी होते हैं, 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं, 30 भी, लेकिन नॉर्मली हम 30 दिन लेके चलते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें महीने के बाद, एक महीने में 30 दिन होते हैं। यदि हम एक दिन की बात करें, देखो 30 दिन, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। एक घंटे की बात करें तो एक घंटे में आपकी 60 मिनट होती है। एक मिनट की बात करें तो एक मिनट में जो है 60 सेकंड होती है। इस तरीके से ये जो है टाइम की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल तथा आयतन के बारे में बताएं। क्षेत्रफल क्या होता है, जिसको एरिया बोलते हैं, आयतन क्या होता है, उसका वॉल्यूम। तो देखिए सबसे पहले इनके बारे में आपको डिफरेंस बताना है क्या होते हैं। देखिए क्षेत्रफल बंद समतल आकृति किसी भी तल के पृष्ठ के जितने अधिक से अधिक भाग को घेरती है वह उसका क्या है, क्षेत्रफल है। यानी कि कोई क्षेत्रफल कितना घिरा हुआ है, जैसे किसी दीवार के ऊपर पेंट करना है तो पेंट दीवार के ऊपर होगा तो उसका क्या होगा, क्षेत्रफल। आयतन की बात करें तो किसी बंद ठोस द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है वो उसका क्या है, आयतन, जिसको हम कैपेसिटी बोलते हैं। जैसे पानी का गिलास है, उसके अंदर जितना पानी डला हुआ है वो उसका क्या है, आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी पाठ योजना के लक्षण बताइए। तो पहला है पाठ योजना साफ स्पष्ट व संदर्भ युक्त लिखी जानी चाहिए। दूसरा है संदिग्ध तथा अप्रासंगिक सामग्री नहीं होनी चाहिए। तीसरा है विषय वस्तु के उद्देश्य एवं लक्ष्य स्पष्ट होनी चाहिए। चौथा यह साफ साफ सुलेख में लिखी होनी चाहिए। पांचवा है पढ़ाने की विधि विषय वस्तु आदि बच्चे की आयु एवं योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। छठा है पाठ का विषय सामग्री पूर्व पर आधारित हो। सातवां है बच्चे का अध्ययन विकास करके पूर्व ज्ञान के अवरोध से ही शुरू करना चाहिए। आठवां है पाठ योजना बाल केंद्रित होनी चाहिए। नौवां है पाठ योजना में पूरी सामग्री का जो समावेश होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 नेक्स्ट है पाठ्यक्रम से आपका क्या अभिप्राय है। पाठ्यक्रम के बारे में आपको बताना क्या अभिप्राय है। गणित का पाठ्यक्रम से तात्पर्य कक्षा कक्ष के अंदर या बाहर विद्यालय द्वारा नियोजित एवं संगठित सभी अधिगम अनुभव। इसमें विद्यार्थी द्वारा प्राप्त वह सभी अनुभव होते हैं जो वह विद्यालय में शिक्षकों, विद्यार्थियों, अन्य निर्देशकों आदि से जो है मेल जोल के द्वारा कक्षा में, पुस्तकालय में, प्रयोगशाला में या खेल के मैदान आदि स्थानों में प्राप्त करता है। इस प्रकार के अनुभव विद्यार्थी के मानसिक, भौतिक, सामाजिक, भावनात्मक व आध्यात्मिक विकास में सहायता करते हैं। पाठ्यक्रम के नियोजन, विकास या संगठन का उद्देश्य ज्ञान, विभिन्न कौशल, तर्क, न्याय, समता, सौंदर्य, मूल, सामाजिक मूल्य, कार्य कौशल आदि का विकास है। यदि पाठ्यक्रम विद्यार्थी के स्तर के अनुसार भली प्रकार नियोजित एवं संगठित हो तो उद्देश्य पूर्ण करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणित का पाठ्यक्रम के बारे में आप क्या जानते हैं। तो गणित के पाठ्यपुस्तक के बारे में आप क्या जानते हैं, जिसको बोलते हैं हम टेक्स्ट बुक। पाठ्यपुस्तक शिक्षण अधिगम सामग्री का लिखित रूप है। गणित की पाठ्यपुस्तक में प्रत्यय, हल सहित उदाहरण, चित्र, ग्राफ, अभ्यास पुस्तक आदि सहित संपूर्ण विवरण एक ही जगह एकत्रित होते हैं। अधिकतर विद्यालयों में गणित की पाठ्यपुस्तक का प्रमुख सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। कक्षा कक्ष शिक्षण के द्वारा गृह कार्यों के लिए, दोहराई आदि के लिए विद्यार्थी तथा शिक्षक इसका प्रयोग करते हैं। निश्चय यह विद्यार्थी एवं शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी है, परंतु उन्हें बुद्धिमत्तापूर्वक इसका प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा कक्ष शिक्षण में पाठ्यपुस्तक किस प्रकार सहायक है। तो प्रभावपूर्ण कक्षा कक्ष शिक्षण के लिए पर्याप्त एवं विश्वसनीय शिक्षण सामग्री की आवश्यकता रहती है। इस संदर्भ में पाठ्यपुस्तकें सशक्त भूमिका अदा करती हैं। शिक्षकों के लिए बात करें कि शिक्षकों के लिए किस तरीके से सहायक हैं। तो अपनी पाठ योजना तैयार करते हुए शिक्षक पाठ्यपुस्तक से प्रस्तावना, विचार, प्रत्यय, प्रस्तुति, उदाहरण, सारांश तथा प्रश्न कोश का प्रयोग कर सकते हैं। अपनी पाठ्य योजना को सशक्त करने के लिए शिक्षक पाठ्यपुस्तक से प्रश्नों, हल सहित उदाहरणों, ग्राफ, चित्र आदि का प्रयोग कर सकते हैं। अतः शिक्षक अपनी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए सहायक सामग्री के रूप में पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग कर सकते हैं। शिक्षक को नए प्रश्नों सहित नवीन पाठ्य योजना की रचना के लिए नए विचार पाठ्यपुस्तक से प्राप्त हो सकते हैं। यदि हम बात करें कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों के लिए पाठ्यपुस्तक का क्या सहायता है, तो विद्यार्थियों के लिए देखिए कक्षा कक्ष अधिगम की सहायक सामग्री के रूप में विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक का प्रयोग कर सकते हैं।
कक्षा में पढ़ाए गए प्रश्नों का अभ्यास एवं स्व अध्ययन के लिए पाठ्यपुस्तक का प्रयोग कर सकते हैं। वह छोटे छोटे तथ्यों को भी ज्ञात कर सकते हैं जिनकी कक्षा में चर्चा न हुई हो। कक्षा में अनुपस्थित रहने पर पढ़ाए गए पाठ को वह पाठ्यपुस्तक द्वारा पूरा कर सकते हैं। कक्षा अध्ययन को सशक्त करने वाले नए विचार एवं प्रश्न पाठ्यपुस्तक से प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गणित प्रयोगशाला के बारे में आप क्या जानते हैं? तो गणित जो है, गणित प्रयोगशाला या जिसको हम बोलते हैं लैब, गणित को अमूर्त माना जाता है। अब इसके स्वरूप, सूरत एवं प्रस्तुति में बदलाव आ रहा है। सूत्र एवं प्रमेय पर आधारित जो परिक्रमशील प्रश्न गतिविधि आधारित मुक्त अंतः प्रश्नों में परिवर्तित हो रहे हैं। विद्यालय में गणितीय प्रयोगशाला बनाने से ही ऐसा संभव हुआ है। शिक्षण की कई अवस्था के अनुसार विद्यार्थियों को उदाहरणों, चर्चा या प्रदर्शनों के द्वारा प्रत्यय समझाया जाता है या फिर प्रश्न हल करने की ओर केंद्रित किया जाता है। प्रयोगशाला में विद्यार्थी गतिविधियां करते हैं तथा फिर प्रश्न हल करने की ओर केंद्रित किया जाता है। प्रयोगशाला में विद्यार्थी गतिविधियां करते हैं और नई खोजों को स्वयं करके देखते हैं और करके सीखते हैं तथा स्वयं प्रत्ययों का निगमन करते हैं। अतः गणितीय प्रयोगशाला क्रियात्मक रूप से गणित में सीखने का स्थान है। अतः इससे गणित का स्वरूप अमूर्त से क्रियात्मक में परिवर्तित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित प्रयोग की आवश्यकताओं का वर्णन करें। तो गणित जो प्रयोगशाला, इसका जो है गणित प्रयोग की आवश्यकता क्या है? प्रयोग का मतलब ये है प्रयोगशाला। तो पहला है गणित का जो है दृष्टिगोचर करने एवं इसके अमूर्त स्वरूप को नष्ट करने का अवसर देती है। दूसरा है यह मूर्त वस्तुओं द्वारा गणित अधिगम का स्थान है। तीसरा है यह सूत्रों एवं प्रमेयों के सत्यापन का स्थान है। चौथा है यह आगमन विधि एवं प्रयोगशाला विधि द्वारा गणित शिक्षण का उपयुक्त स्थान है। पांचवा है यह गणितीय प्रत्ययों को अनुप्रयोग समझने का स्थान है। छठा है यह गणित अधिगम का स्थान है, कार्य करके, क्रियात्मक द्वारा तथा अवलोकित के विश्लेषण द्वारा। अतः गणितीय प्रयोगशाला ऐसा स्थान है जहाँ गणित को जादू तुल्य बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, गणित प्रयोगशाला का क्या महत्व है? महत्व बताने हैं। तो पहला है यह संबंधित विषय अथवा विवरण में विद्यार्थियों की रुचि विकसित करने में सहायक है। दूसरा है यह विद्यार्थी के वैचारिक क्षमता एवं तार्किक क्षमता विकसित करने में सहायक है। तीसरा है यह विद्यार्थी को प्रयोग करके एवं कार्य करके अधिगम प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। चौथा है यह वास्तविक जीवन को गणित से जोड़ने का प्रयत्न करती है। पांचवा है यह विद्यार्थी में समस्या निवारण का दृष्टिकोण विकसित करती है। छठा है यह अधिगम किए तथ्यों को जो स्थिरता प्रदान करती है। सातवां है प्रयोगशाला में विद्यार्थी विभिन्न यंत्रों सामानों का प्रयोग करना सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों द्वारा गणित के बारे में की जाने वाली त्रुटियों का वर्णन करें। तो कौन कौन सी जो त्रुटियां हैं? पहला है प्रत्यय के ज्ञान में अभाव के कारण त्रुटि। दूसरा है गलत प्रत्यय के प्रयोग के कारण त्रुटि। तीसरा है प्रत्यय के अभाव के कारण त्रुटि, अभ्यास के अभाव के कारण त्रुटि। चौथा है गलत भावनाओं के कारण त्रुटि। पांचवा है ध्यान के अभाव के कारण त्रुटि। छठा है अनुपयुक्त यंत्रों के द्वारा अथवा यंत्रों के गलत इस्तेमाल के कारण त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित के प्रति डर के क्या कारण हैं? तो पहला है घर में गणित की अपेक्षा करना। दूसरा है स्वयं का कोई बुरा अनुभव। तीसरा है गणित शिक्षक से डर। चौथा है गणित विषय में कमजोर आधार। पांचवा है जो है गणना कार्य में आलस्य। ये सभी क्या है? गणित के प्रति डर के कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित के प्रति डर एवं असफलता कम करने हेतु किए जाने वाले उपायों का वर्णन आपको करना है। तो पहला है सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। दूसरा है नवीन विधियों का प्रयोग होना चाहिए। तीसरा है कमजोर विद्यार्थियों को प्रोत्साहन करना चाहिए। चौथा है चयनित प्रत्यय यानी कमजोर बच्चों को जो है रुचिकर पढ़ाना चाहिए उनको। पांचवा है अन्य विद्यार्थियों का जो है सहयोग भी उनको दिलाना चाहिए। इस तरीके से जो है उनका प्रति जो डर है गणित के प्रति कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट 43 का क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या कहा है? निदानात्मक परीक्षण का क्या अर्थ है व उद्देश्य का वर्णन आपको करना है। तो देखिए सामान्यतः किसी इकाई या प्रकरण को पूरा करने के लिए शिक्षक या विद्यार्थियों की जो है निष्पत्ति की जांच के लिए परीक्षण किया जाता है। मूल्यांकन के बाद निष्कर्ष निकाला जाता है और इससे पता लगाया जाता है कि कुछ शिक्षार्थियों ने अच्छा किया है जबकि शिक्षार्थियों के एक विशेष वर्ग ने अपने जो अपेक्षा से कम उपलब्धि की है। आप शिक्षक विद्यार्थियों को इस निम्न जो निष्पत्ति या मंद अधिगम के कारण ढूंढता है जहां शिक्षार्थी गलती करते हैं।
अधिगम कठिनाइयों के क्षेत्रों का पता लगाना, उन्हें पहचानना तथा उनके कारणों की खोज करना ही जो है निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि निदानात्मक परीक्षण का हास्य अधिगम की कठिनाइयों का विस्तृत अध्ययन है। गणित शिक्षण में भी जब कोई छात्र या छात्र समूह गणित शिक्षण के अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रहे हों, गणित की किसी शाखा या प्रकरण विशेष के अधिगम या अवधारणा एवं कौशल के उपार्जन में उन्हें कठिनाई हो रही है, तब उनकी कठिनाई को पहचान कर उनके पीछे रहे कारणों का पता लगाना शिक्षक के लिए आवश्यक है। तभी उस विद्यार्थी या विद्यार्थी समूह की कठिनाई का निवारण कर उसे पुनः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अपनाकर उस पर अग्रसर करने में सफल हो सकता है। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका पहला उद्देश्य है छात्र की पाठ्य विषय में संबंधित स्वाभाविक अथवा जन्मजात कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा है छात्र की पाठ्य विषय से संबंधित विशिष्ट कठिनाई से अवगत होना। तीसरा है छात्र को गणित के अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना। चौथा है पिछड़े बालकों की पहचान करना। पांचवा है गणित के पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाना तथा बाल केंद्रित करना। छठा है छात्रों की कमियों एवं अच्छाइयों के आधार पर शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन देना। गणित के निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता तथा महत्व का वर्णन कीजिए। तो पहला है शैक्षिक निदान की आवश्यकता केवल समस्याग्रस्त बालकों को ही नहीं अपितु सामान्य बालकों को भी होती है। नेक्स्ट है निदानात्मक परीक्षणों की आवश्यकता बालकों के विषयगत एवं विशेष इकाई में कठिनाई स्तर जानने में पड़ती है। नेक्स्ट थर्ड है विषय वस्तु के विश्लेषण के अतिरिक्त मानसिक प्रक्रिया के विश्लेषण में भी शैक्षिक निदान की आवश्यकता होती है। फोर्थ है शैक्षिक निदान इस तथ्य का भी जो है पता लगाता है कि छात्र किन किन मानसिक प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक संपादित नहीं कर पा रहा है। पांचवा है शैक्षिक निदान द्वारा बालक की वांछनीय एवं वास्तविक उपलब्धियों की दूरी को समाप्त किया जा सकता है। सिक्स्थ है यह स्कूल में अपव्यय व अवरोधन के कारणों को जानने का अच्छा साधन है। बालक विद्यालय क्यों छोड़ते हैं तथा जिस उद्देश्य हेतु उन्होंने प्रवेश लिया था वह पूरा हुआ या नहीं, इनके कारणों का ही पता लगाना जरूरी है। सेवंथ है जो है शैक्षिक निदान मूल्यांकन प्रक्रिया को अत्यधिक प्रभावित करता है। एट्थ है किसी विशेष क्षेत्र में बालकों की कठिनाई और कमजोरी दूर करने का प्रयास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 नेक्स्ट देखिए, उपचारात्मक शिक्षण का क्या अर्थ है। तो देखिए उपचारात्मक शिक्षण की जो है परिभाषाएं अलग अलग हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं योकम व जो है सिम्पसन के द्वारा क्या कहा गया है कि उपचारात्मक शिक्षण उस विधि के खोजने का प्रयत्न करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। सेकंड है ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में जो है उत्तम शिक्षण है जो छात्र को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्रदान करता है और जो सुप्रेरित क्रियाओं द्वारा उनकी अपनी कमजोरियों के क्षेत्रों में अधिक योग्यता की दिशा में अग्रसर करता है। इस प्रकार उपचारात्मक शिक्षण ऐसी शिक्षण या अनुदेशन कार्य है जिसे विद्यार्थी विशेष या विद्यार्थियों के समूह विशेष की उन सामान्य या विशिष्ट अधिगम कमजोरियों तथा कठिनाइयों का निवारण करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है जिनका ज्ञान किसी निदानात्मक परीक्षण से प्राप्त किया गया हो। इस प्रकार निदानात्मक शिक्षण की जो है पुरोगामी प्रक्रिया है और उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण की जो है पश्चावर्ती क्रिया है। क्रमबद्ध परीक्षण के आधार पर किया गया निदान उपचारात्मक शिक्षण को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। इस अच्छे एवं सुव्यवस्थित उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से बालकों की अधिगम संबंधी कमजोरियां काफ़ी हद तक दूर की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता बताएं। तो उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता निदानात्मक परीक्षण में विद्यार्थियों की त्रुटि व उनके कारण जानने के पश्चात भी यदि उन कारणों को दूर कर कमजोरियों को दूर नहीं किया गया हो तो यह कभी भी दूर नहीं होंगी, क्योंकि विद्यार्थी को यही नहीं पता कि वह त्रुटि क्यों और कहाँ कर रहा है। यह त्रुटि दिन पर दिन जो है उनकी बढ़ती जाएगी। जैसे बर्फीले क्षेत्र में एक बर्फ़ की गेंद का आकार, जब बालक बड़ी कक्षाओं में इन्हीं त्रुटियों के साथ पहुँचेगा तो बहुत देर हो चुकी होगी और तब उसे पहली दूसरी कक्षा में दोबारा नहीं भेजा जा सकता। अतः उपचारात्मक शिक्षण छोटी कक्षाओं से ही प्रारंभ किया जाना चाहिए, तब ही शिक्षण व अधिगम को सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य बताएं। तो पहला उद्देश्य है छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों का अंत करना। दूसरा है छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों को दूर करके उनको भविष्य में उन दोषों से मुक्त रखना।
तीसरा है छात्रों को दोषपूर्ण आदतों, कुशलताओं एवं मनोवृत्तियों को समाप्त करके उनको उत्तम रूप प्रदान करना। चौथा है छात्रों को उन आवश्यक आदतों, कुशलताओं एवं मनोवृत्तियों को सिखाना जो उनके द्वारा सीखी गई हैं। पांचवा है छात्रों की अवांछनीय रुचियों, आदतों एवं दृष्टिकोणों को वांछनीय रुचियों, आदर्शों एवं दृष्टिकोणों में परिवर्तित करना। यहाँ तक जो अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। यदि आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर, एग्जाम नोट्स, लेसन प्लान और प्रैक्टिकल फाइल की PDF डाउनलोड करनी है तो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।